पार्ट 3 जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं प्रतिलोम फलन को। एक व्युत्क्रमणीय फलन जो होता है उसका प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें थ्योरम्स वगैरह हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को ये देखना ही पड़ेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। साथ में आप लोगों को एक फ़ायदे की बात बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे चैनल और ग्रुप दोनों बने हुए हैं। टेलीग्राम में जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करना है और चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि PDF फाइल्स, डॉक्यूमेंट वगैरह, प्रीवियस ईयर के पेपर, उनका सॉल्यूशन सब कुछ आप लोगों को वहीं पर मिलने वाला है। तो ये काम आप लोग जल्दी से जल्दी कर लें। टेलीग्राम ऐप अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किए हुए तो इंस्टॉल कर लें और सर्च करके मैथ्स विद पीके सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है। तो करते हैं स्टार्ट यहाँ पर पार्ट 3 को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, प्रतिलोम फलन में इन्वर्स फंक्शन में सबसे पहले बात आती है एक अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालें, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। एक फंक्शन हमारे पास में है, ए से बी में डिफाइन है, और स्मॉल ए हमने लिया कि स्मॉल ए जो है वो डोमेन ए से बिलोंग करता है, स्मॉल बी को डोमेन बी से बिलोंग करता है। अब एक हम डायग्राम बनाएं यहाँ पर, देखिए डायग्राम को, कि ए सेट है ये और ये बी सेट है। एफ ए से बी में डिफाइन है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है तो हम लिखते हैं ए रिलेशन बी, या ए बी बिलोंग्स टू आर, और इसको हम बोलते हैं कि ए बी से संबद्ध है। ए का रिलेशन जो है वो कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो बी के साथ में है ना, संबद्ध है, यूँ लिखते हैं। और फलन में हमने, फंक्शन में हमने इसको आगे बढ़ाया, हमने लिखा कि ए का प्रतिबिंब, ए की जो इमेज है वो क्या है, बी है। ठीक है ना, जहाँ से शुरुआत की है वहीं से लेकर चल रहा हूँ कि ए का प्रतिबिंब बी है। इसी तरह से हमने लिखा, और इसको हमने मैथमेटिकली यूँ लिखा कि एफ ए बराबर बी, एफ ए बराबर बी। एफ ए जो था वो रेंज का अवयव था, यानी कि किसके साथ में उसका रिलेशन था, ए का रिलेशन बी के साथ में था, तो एफ ए बराबर बी हमने लिखा। इसको मैं यहाँ पर क्या करूँ कि एफ जो है लेकर आऊँ इसको राइट हैंड साइड में, तो ए बराबर एफ इनवर्स होगा। एफ राइट हैंड साइड में आएगा, इनवर्स होगा ना, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कोस के लिए कि कोस थीटा बराबर अगर अक्स है तो थीटा बराबर कोस इनवर्स अक्स, इसी तरह से हमने लिखा था ना। तो यहाँ पर ए बराबर एफ इनवर्स बी हो जाएगा, और इस बात को हम लिखते हैं कि बी का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब को बोलते हैं प्री इमेज। बी का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज ए है, और इस पूर्व प्रतिबिंब नाम को हटाकर यहाँ पर प्रतिलोम फलन में क्या कर दिया गया, प्रतिलोम इनवर्स। बी का प्रतिलोम ए है, बी का प्रतिलोम ए है। अब यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ए का रिलेशन बी के साथ में था, फंक्शन जो था वो ए से बी में डिफाइन था, और यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने बोला कि ए का प्रतिबिंब बी है, ए की इमेज बी है, और बी के लिए हमने देखा कि बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, ए है, और रिलेशन तो ए का बी के साथ में ही है, ध्यान रखें। रिलेशन जो वो सीधा रिलेशन जो है वो ए का बी के साथ में ही है, लेकिन हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि बी का पूर्व प्रतिबिंब ए है, या बी का प्रतिलोम इनवर्स ए है। ठीक है ना। और हमें पता है कि फंक्शन हमने कई तरह के पढ़े हुए हैं कि बी में कुछ अवयव खाली भी रह जाते हैं, और बी के किसी अवयव के साथ में दो अवयवों का रिलेशन भी हो जाता है। एक एक की फलन हमने पढ़ा हुआ है, आच्छादक पढ़ा हुआ है, अंतरक्षेपी पढ़ा हुआ, बहुएकी पढ़ा हुआ है ना। तो इन सारे फंक्शन पे यहाँ पर डिपेंड करेगा कि प्रतिलोम एक होगा कि दो होगा, तीन होगा, चार होगा, या कुछ नहीं होगा ना। तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक अवयव का हम प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। प्रतिलोम फलन जो वो एक अलग बात है, एक अवयव का प्रतिलोम अलग बात है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम आप लोगों को दिखाई देंगे। सबसे पहले डायग्राम नंबर 1 आकृति 1 की हम बात करें तो आकृति 1 में एफ डिफाइन है ए से बी में, और यहाँ पर एफ जो है वो है एक की अंतरक्षेपी फलन। देखिए एक का एक के साथ में रिलेशन है, और कोडोमेन में एक अवयव खाली है तो अंतरक्षेपी होगा, एक का एक के साथ में तो एक ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हम B1 के प्रतिलोम की बात करें तो हम इसको यूँ लिखेंगे ना कि एफ A1 बराबर बी है, तो एफ इनवर्स B1 है तो एफ इनवर्स B1 बराबर A1 है। ठीक है जी। उसके बाद में इसी तरह से A2 की बात करें तो एफ इनवर्स B2 बराबर A2 है, यानी कि B2 का प्रतिलोम A2 है। A3 की बात करें हम तो
B3 की बात करें तो F इनवर्स B3 बराबर A3 हो जाएगा। इधर से आएगा ना कि F A3 बराबर B3, जैसे हमने ये लिखा उसी तरह से। और इसी प्रकार F इनवर्स B4 बराबर A4। लेकिन अगर हम बात करें F इनवर्स B5 की, अब यहाँ पर तो B5 का कोई प्रतिलोम है ही नहीं। यहाँ पर B5 जो है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है ना, इमेज नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे फाई, यानी कि यहाँ पर B5 का प्रतिलोम मौजूद नहीं है, B5 खाली है एकेकी अंतःक्षेपी फलन में। इसी तरह से हम आगे बढ़े बहुएकी अंतःक्षेपी फलन देखें तो इसमें यहाँ पर देखिए B1 की हम बात करें तो B1 जो है उसके कितने पूर्व प्रतिबिंब हैं या कितने प्रतिलोम हैं। देखिए A1 का रिलेशन B1 के साथ में था, A2 का B1 के साथ में है, तो दो हमारे पास में आ रहे हैं, तो दोनों का हम सेट बना देंगे A1 A2। ठीक है जी। इसी तरह से हम B2 की बात करें तो F इनवर्स B2 जो होगा वो होगा A3, और इसी तरह से B3 के लिए यहाँ पर A4 हो जाएगा। और B4 की बात करें तो B4 जो है उसका प्रतिलोम रहेगा खाली, यानी कि कुछ नहीं है इसका। ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल है कि प्रतिलोम कुछ भी नहीं हो और एक से ज़्यादा भी हो। ठीक है ना। यहाँ पर दो ही नहीं तीन भी हो सकते हैं, अगर तीन अवयवों का एक के साथ में रिलेशन होगा तो तीन भी हो सकते हैं। उसके बाद में बहुएकी आच्छादक फलन की हम बात करें तो आच्छादक फलन आ गया तो उस कंडीशन में खाली तो कुछ भी नहीं रहने वाला। ठीक है ना, ध्यान रखें ये कंडीशन है अलग अलग जितने फंक्शन हैं उन सभी के लिए। ठीक है ना। तो बहुएकी है तो एक से अधिक होगा किसी न किसी अवयव का प्रतिलोम जो है। यहाँ पर देखिए B1 का है तो F इनवर्स B1 बराबर A1 A2। एक और अवयव मालूम कि A6 मालूम है, A6 का भी अगर B1 के साथ में है तो उस कंडीशन में बहुएकी आच्छादक है ना, तो उस कंडीशन में हमारे पास में देखिए इसके प्रतिलोम 3 हो जाएंगे A1 A2 A6। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग प्रतिलोम जो वो निकाल सकते हो। और क्वेश्चन भी आएंगे कि F इनवर्स 1 निकालिए, F इनवर्स 3 निकालिए ना, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अब देखिए हमारे पास में एक लास्ट जो आकृति है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एकेकी आच्छादक फलन F अगर एकेकी आच्छादक फलन है A से B में आच्छादक है तो कोई भी प्रतिलोम जो होगा वो यहाँ पर नल नहीं होगा, खाली नहीं होगा किसी भी अवयव के लिए। ठीक है ना। और प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिलोम होगा क्योंकि ये एकेकी है। देखिए सभी के लिए हम बात करें कि B1 के लिए बात करें तो F इनवर्स B1 बराबर A1, F इनवर्स B2 बराबर A2, F इनवर्स B3 बराबर A3 और F इनवर्स B4 बराबर A4। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक अवयव जो होगा कोडोमेन में उसका एक प्रतिलोम होगा और कोई भी कोडोमेन में ऐसा अवयव नहीं होगा कि उसका प्रतिलोम ना हो। सभी का यहाँ पर प्रतिलोम आ रहा है देखिए। ठीक है ना। कौन सी कंडीशन में? एकेकी आच्छादक फलन वाली कंडीशन में। और इसी कंडीशन में हम निकालेंगे प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन जो होगा वो इसी कंडीशन में डिफाइन होगा। ठीक है ना। तो देखिए प्रतिलोम फलन इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन हम कैसे तैयार करते हैं। मैंने आप लोग बताया कि एकेकी आच्छादक फलन के लिए इन्वर्स फंक्शन जो है प्रतिलोम फलन वो डिफाइन होता है। तो मैथमेटिशियन ने इसकी डेफिनेशन को कैसे तैयार किया उसको समझते हैं, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि F आपके पास में कोई फलन है A से B में डिफाइन है। मैथमेटिशियन ये देखा कि क्या हम कोडोमेन B से डोमेन A में कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यदि F A से B में डिफाइन है तो उस कंडीशन में तो एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें ये फलन हम डिफाइन कर सकते हैं। वो सिचुएशन जो मैंने आप लोगों को बताया एकेकी आच्छादक फलन में है ना, एकेकी आच्छादक फलन में। बाकी सभी में क्यों नहीं, तो हमने ये देखा हुआ कि रिलेशन के बेस में हमारे पास में जितने फंक्शन हैं एकेकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, यहीं से हमने एकेकी अंतःक्षेपी बनाया हुआ है, यहीं से हमने एकेकी आच्छादक बनाया हुआ है, यहीं से हमने बहुएकी आच्छादक बनाया हुआ है, यहीं से हमने बहुएकी अंतःक्षेपी बनाया हुआ है ना। और एकेकी को हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन और बहुएकी को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन है ना। ये इंग्लिश में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आच्छादक को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और अंतःक्षेपी बोलते हैं इन टू फंक्शन। ठीक है जी। तो एक सिचुएशन बनी एकेकी आच्छादक फलन वाली जिसमें प्रतिलोम फलन डिफाइन हुआ। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, मैं पूरा यहाँ पर समझाने वाला हूँ डायग्राम से अच्छी तरह से, लेकिन आप लोगों को फलन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि फलन क्या होता है, क्योंकि फलन की डेफिनेशन के बिना हम प्रतिलोम फलन को नहीं समझ सकते।
तो देखिए फलन की जो डेफिनेशन थी वो पार्ट 1 में हमने देखी थी कि किसी समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम देखिए यहाँ पर आकृति 3 और 4 आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। 3 और 4 दोनों ही हमने बताया था कि ये दोनों ही फलन है। और यहाँ पर क्यों है फलन, ए का प्रत्येक अवयव की बात हो रही थी फलन की डेफिनेशन के लिए। देखिए यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव जो है वो यहाँ पर रिलेशन में आ रहा है ना, बी के किसी न किसी अवयव के साथ में, खाली नहीं है का कोई भी अवयव। तो प्रांत का डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। और हम बात करें कि प्रांत का कोई अवयव जब वो 2 के साथ में संबद्ध नहीं होना चाहिए, कि A1 का B1 के साथ में, यानी कि अद्वितीय अवयव हमारे पास में यहाँ पर इसके समान दूसरा नहीं होना चाहिए B1 के समान। A1 का B2 के साथ में नहीं हो सकता अगर B1 के साथ में है तो, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 1 2 का 4 4 2 का 1 वाले जो सॉन्ग है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 2 का 4 के साथ में हो सकता है, 2 का 1 के साथ में हो सकता है, लेकिन 1 का रिलेशन 2 के साथ में नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए बाकी जो फंक्शन हमारे पास में थे बहुएकी और अंतक्षेपी, खास तौर पे बात करें हम तो उनमें ये प्रतिलोम फलन डिफाइन क्यों नहीं होता है वो समझ लेते हैं। तो डायग्राम से देखिए एक एक की अंतक्षेपी मैंने फलन लिया हुआ है ना, तो एक एक ही है तो 1 का 1 के साथ में रिलेशन होगा। देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 1 का 1 के साथ में है। अंतक्षेपी है तो उस कंडीशन में कम से कम प्रांत में कोडोमेन में एक अवयव खाली रहेगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, ठीक है जी। अब हम अगर प्रतिलोम फलन डिफाइन करेंगे तो कोडोमेन बी से डोमेन ए में डिफाइन करेंगे, तो हमने इसको उल्टा लिख लिया। देखिए यहाँ पर सब कुछ उल्टा लिखा हुआ मैंने, B1 का A1 के साथ में है, B2 का A2 के साथ में, तो B2 A2 ले लिया मैंने, B3 A3 ले लिया ना, और B5 खाली था तो यहाँ पर भी B5 खाली है। अब हम अगर फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हमें पता है कि डोमेन में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो B5 खाली है। तो फलन की डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो परिभाषित नहीं हो रही है ना, वो डिफाइन नहीं हो रही है। तो फलन ही डिफाइन नहीं है तो प्रतिलोम फलन हम कहाँ से डिफाइन कर देंगे, तो ये फलन ही नहीं है क्योंकि B5 यहाँ पर डोमेन में खाली आ रहा है एक अवयव, है ना। हमने इसको उल्टा डिफाइन किया तो B जो वो डोमेन हो गया, और डोमेन हो गया तो B5 यहाँ पर खाली नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो अगर अंतक्षेपी फलन होगा उस कंडीशन में फलन जो वो डिफाइन ही नहीं होगा ना, अगर हम प्रतिलोम फलन की बात करेंगे तो। उसके बाद हम बात करें बहुएकी अंतक्षेपी फलन की। अब देखिए बहुएकी फलन जो तो आपको पता है 2 का 1 के साथ में या 3 का 1 के साथ में रिलेशन होना चाहिए, तो इसका हमने उल्टा लिखा, B से A में लिखा। तो देखिए B1 जो है उसका रिलेशन A1 और A2 2 के साथ में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए A1 A2 दोनों B1 के साथ में रिलेशन में थे, है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि फलन की डेफिनेशन में कि 1 का 2 के साथ में नहीं हो सकता, है ना। 1 2 का 4 हो सकता है लेकिन 1 का 2 4 नहीं हो सकता ना, तो ये फलन ही नहीं है। फलन नहीं है तो प्रतिलोम फलन कहाँ से आएगा। और दूसरी बात अंतक्षेपी है तो अंतक्षेपी में कम से कम एक अवयव तो खाली रहेगा, यहाँ पर B4 खाली पड़ा हुआ है। हमने उल्टा किया तो ना, डोमेन को डोमेन बनाया, डोमेन को कोडोमेन हमने बना दिया, उल्टा किया और डिफाइन करने की कोशिश की फलन। तो यहाँ पर देखिए B4 खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ तो ये भी फलन नहीं है, तो ये वैसे भी डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो बहुएकी अंतक्षेपी तो किसी भी कंडीशन में डिफाइन नहीं होगा प्रतिलोम फलन के लिए। उसके बाद में बात करें हम बहुएकी आच्छादक की, तो यहाँ पर बहुएकी है तो हमें पता है कि डिफाइन ही नहीं है बहुएकी तो, है ना। प्रतिलोम फलन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि हम इसका उल्टा करेंगे तो फलन डिफाइन नहीं है। B1 के लिए यहाँ पर A1 और A2 दो हमारे पास में अभी आ गए जो पॉसिबल नहीं है फलन की परिभाषा से, तो ये भी यहाँ पर कंडीशन नहीं बनेगी। तो लास्ट में एक कंडीशन बची थी, वो थी एकेकी आच्छादक फलन 1 1 on 2 फंक्शन, इसे हम बोलते हैं बाइजेक्शन, है ना। तो उसमें देखिए 1 का 1 के साथ में था और आच्छादक है, तो हमें पता है कि सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, सारे के सारे भरे होंगे, परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाएगा, रेंज जो वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। अब इसका उल्टा हमने लिया, B से A में लिया, तो यहाँ पर भी 1 का 1 के साथ में होगा और कोई खाली नहीं है B में, तो हमारे पास में फलन जो वो डिफाइन हो जाएगा। और ये जो फलन होगा यही हमारे पास में क्या होगा, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे, डेफिनेशन आप लोगों ने बुक में देखी होगी, एकदम आसान है कि f A से B में एक आच्छादक फलन है तो उस कंडीशन में f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स होगा, ठीक है ना। और वो B से A में परिभाषित होगा, और जिसके अंतर्गत जो है वो कि B जो है वो स्मॉल b वो सेट B से होगा, स्मॉल b जो है वो यहाँ पर देखिए सेट B से होगा, है ना। अगर इसमें स्मॉल b है तो ये सेट B से बिलोंग करेगा, और इसके लिए एक अद्वितीय अवयव जरूर होगा क्योंकि एक एक ही है ना, तो एक अद्वितीय अवयव जरूर होगा। यहाँ पर A हमने ले लिया तो B के लिए A जरूर डिफाइन होगा, और वो किस तरह से होगा कि A बिलोंग्स टू
ए से संबद्ध है तो एफ ए बराबर बी, इसका उल्टा लेंगे वो एफ होगा ना, तो एफ ए बराबर बी होगा। ये तो रेंज के लिए हमने सीखा हुआ है ना। तो इस तरह से हमें ये लिखना पड़ेगा। इसको हम यूँ लिखें कि देखिए ये डायग्राम हम बनाएं कि एफ ए से बी में डिफाइन है, तो ए बी, तो ये हो गया एफ ए बराबर बी, है ना, एफ ए के बराबर बी हो गया। इसका उल्टा लेंगे तो हम प्रतिलोम अवयव हमने देखा है कि एफ इनवर्स बी बराबर क्या होगा, ए होगा, है ना। और ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एफ इनवर्स जो वो बी से ए में डिफाइन होगा और एफ इनवर्स बी बराबर ए है, तो यदि और केवल यदि, ये निशान जो ये बता रहे यदि और केवल यदि एफ ए बराबर बी है, इसका मतलब ये होता है कि एफ ए बराबर बी है तो एफ इनवर्स बी बराबर ए होगा, और यदि एफ इनवर्स बी बराबर ए है तो उस कंडीशन में एफ ए बराबर बी होगा, है ना। इक्विवेलेंस वाली कंडीशन बन रही है, समतुल्य वाली कंडीशन बन रही है ना। तो ये एकदम सिंपल है, इसको ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को लेने की आवश्यकता है भी नहीं, सिंपल सी परिभाषा याद रखें, बस इतना याद रखें कि एफ ए बराबर बी तो एफ इनवर्स बी बराबर ए, है ना, जब एफ एक की आच्छादक हो, बाइजेक्शन हो, ठीक है ना। ये जरूर याद रखना है कि एफ एक की आच्छादक है तो प्रतिलोम फलन होगा, जरूर होगा। और एफ जो फलन है इसको हम बोलेंगे, ये भी याद रखना आप लोगों को, व्युत्क्रमणीय फलन हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन, एफ को बोलेंगे, ध्यान रखें। एफ इनवर्स तो प्रतिलोम फलन है, इनवर्स फंक्शन है, और एफ जो है वो इनवर्टिबल, यानी इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं ना, तो ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा। और करिमितुगम की बात करें हम तो एफ इनवर्स को हम इस तरह से दर्शाएंगे कि बी ए जो है वो एफ इनवर्स से बिलोंग करता है, और यदि ए बी बिलोंग करता हो एफ से, है ना। ये हो गया हमारे पास में एफ इनवर्स। अब बात करें इसके प्रांत और परिसर की, तो देखिए हमने उल्टा डिफाइन किया हुआ है, तो जो एफ का प्रांत है ना, एफ का प्रांत हमारे पास में था ए, वो क्या होगा, एफ इनवर्स का सह प्रांत होगा, है ना, सह प्रांत होगा, कोडोमेन होगा। और एफ इनवर्स का, एफ का कोडोमेन जो होगा, एफ का कोडोमेन सह प्रांत जो होगा वो क्या हो जाएगा, सह प्रांत बी है, और वो एफ इनवर्स का प्रांत हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, है ना। एकदम छोटी सी डेफिनेट, छोटी सी बात है जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने उल्टा ही किया है तो उल्टा किया है तो प्रांत सह प्रांत हो जाएगा, सह प्रांत प्रांत हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझते हैं जी थोड़ा सा ना। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ए कोई सेट है 1 2 3 4 यहाँ पर अवयव हैं, बी दूसरा सेट है 2 4 6 8 10 इसमें अवयव हैं। एफ ए से बी में परिभाषित है, यदि संभव हो तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ इनवर्स का मतलब प्रतिलोम फलन हमें बताना है। अब देखिए एफ ए से बी में परिभाषित है, तो यहाँ पर देखिए बी में अवयव जो है वो 1 2 3 4 5 अवयव आ रहे हैं ना, यहाँ पर एफ एक्स हमें नहीं दिया हुआ ना, लेकिन बी में 5 अवयव आ रहे हैं, और एफ एक की आच्छादक फलन होना चाहिए। एफ जो है वो एक की आच्छादक फलन होगा, तभी हम प्रतिलोम फलन निकाल पाएंगे। तो क्या बी में 5 अवयव हैं 2 4 6 8 10, ए में अवयव हैं 1 2 3 4। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूरा कंसेप्ट यहाँ से आप लोगों को समझना है। तो देखिए मान लीजिए कि 1 का रिलेशन 2 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, 4 का 8 के साथ में, तो ये 10 जो है यानी कि कम से कम एक अवयव यहाँ पर खाली रहने वाला है ना, ध्यान रखें। और खाली रहेगा तो उस कंडीशन में परिसर जो है वो सह प्रांत के बराबर नहीं होगा। परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं है, और आच्छादक नहीं है तो हमें पता है इस फलन का एफ का हम एफ इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, तो एफ इनवर्स यहाँ पर परिभाषित नहीं होगा। क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है कि यह आच्छादक हो जाए? नहीं बन सकती, क्योंकि अगर हम 1 का 2 के साथ में दर्शाएंगे तो वो फलन ही डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो एक अवयव यहाँ पर खाली रहना ही रहना है, और रहना ही रहना है तो हमें पता है कि यहाँ पर बात नहीं बनने वाली, तो ये परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। उसके बाद में एग्जाम्पल 2 की हम बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है कि एफ एन से आर में प्राकृत संख्याओं से, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है।
एफ एक्स हमें दिया हुआ 2x + 1, तब यदि संभव हो तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो क्या एफ इनवर्स संभव हो सकता है? देखिए ये नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं आपको पता ही है, ये n है और ये r है। f यहाँ पर डिफाइन कर रहा है n से r में, n में हमको पता है 1 2 3 4 5 6 है ना, ये संख्याएं होती हैं। r में सारी होती हैं, कोई भी चाहे वो परिमेय संख्या हो, -1 -2 -1/2 है ना, 0 2 3 जितनी भी सारी होती हैं। अब हम n से r में डिफाइन कर रहे हैं, f हमें दिया हुआ है 2x + 1 है ना। तो हम x की जगह है कोई भी प्राकृत संख्या पुट करेंगे तो हमें पता है कि ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव ही आने वाला है ना। और पॉजिटिव ही आएगा तो नेगेटिव जो संख्याएं हैं और 0 जो है वो यहाँ पर खाली रह जाएगा, और खाली रह जाएगा तो हमें पता है ये आच्छादक फलन नहीं होगा, है ना। यानी कि 1 का अगर 2 के साथ में हो गया, जैसे हमने 1 पुट किया तो 3 आएगा, तो 1 का 3 के साथ में होगा ना। और इसी तरह से 2 का 2 × 2 4 + 1 5 के साथ में होगा, तो ये नेगेटिव वाली खाली रह जाएंगी ना, और 0 खाली रह जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं है तो एफ इनवर्स यहाँ पर परिभाषित नहीं है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझना चाहिए ना, कि जैसे यहाँ पर बी में ए से ज़्यादा अवयव गए तो ये आच्छादक नहीं हुआ, और आच्छादक नहीं हुआ तो हमारे पास में ये एफ इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बड़ा ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ए हमें दिया हुआ 1 2 3 4, बी 4 7 10 13, एफ हमें दिया हुआ है ए से बी में, और एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है 3x + 1, तब यदि संभव हो तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए एफ यहाँ पर ए से बी में डिफाइन है 1 2 3 4, और बी में अवयव हैं 4 7 10 13। हम यहाँ पर प्रतिलोम फलन की बात करेंगे तो बी से ए में डिफाइन होगा, है ना, और उसको हम एफ इनवर्स लिखेंगे। तो पहले हम एफ निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए एफ एक्स हमें दिया हुआ है 3x + 1, तो डोमेन से हम x की वैल्यू पुट करेंगे। डोमेन है a, f के लिए डोमेन a है, f1 हम निकालेंगे, x की जगह 1 पुट किया, 3 × 1 + 1 4 होगा, तो 1 4 बिलोंग्स टू f, है ना, 1 का 4 के साथ में। f2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 + 1 7 हो गया, तो यहाँ पर 2 का 7 के साथ में रिलेशन है फंक्शन एफ में, तो 2 का 7 के साथ में हमने कर दिया। f3 हमने निकाला, 3 × 3 + 1 10 होगा, 3 का 10 के साथ में। इसी तरह से हमने देखा f4 3 × 4 + 1 13 हो गया, तो 4 का 13 के साथ में हो गया। अब इसका हम उल्टा डिफाइन करेंगे ना, तो b में हमारे पास में है 4 7 10 13, और a में हमारे पास में है 1 2 3 4, 1 का 4 के साथ में तो 4 का 1 के साथ में हो जाएगा, 2 का 7 के साथ में तो 7 का 2 के साथ में, 3 10 के साथ में तो 10 3 के साथ में, 13 4 के साथ में, है ना। तो एफ इनवर्स तो हमारे पास में आ रहा है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? एफ हमारे पास में क्या होगा, इसको कर्मित युग्म के रूप में हम लिखेंगे कि एफ जो है वो 1 4, उसके बाद में 2 7, उसके बाद में हमारे पास में f3 जो वो 3 10 है ना, ये 3 10 होगा, और ये 4 13, ठीक है ना, 3 10 4 13, ये अवयव हमारे पास में होंगे। एफ इनवर्स की बात करें तो हमने बताया कि प्रांत जो वो सहप्रांत बन जाता है, और सहप्रांत जो है वो प्रांत बन जाता है, तो इसमें 4 1 हो जाएगा, 4 का 1 के साथ में 4 1, यहाँ पर हो जाएगा 7 2, यहाँ पर हो जाएगा 10 3, और यहाँ पर हो जाएगा 13 4। क्लियर है जी? इस तरह से हम एफ इनवर्स निकालेंगे। और जब हमें ये वैल्यूज़ नहीं दी होंगी, कोई नेचुरल नंबर वाला फंक्शन दिया सेट दिया होगा, कोई रियल नंबर वाला सेट दिया होगा, यानी कि एफ जैसे आर से आर में डिफाइन हो, है ना, तब हम कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स, वो भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? तो देखिए एग्जाम्पल 4 जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने लिया यहाँ पर एफ आर से आर में वास्तविक संख्या में डिफाइन, एफ एक्स बराबर 4x + 3, तो हमें एफ इनवर्स प्रतिलोम फलन हमें निकालना है। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो एक ही आच्छादक फलन है, तो हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि क्या ये एक ही आच्छादक फलन है। ये एक ही आच्छादक होगा, बाइजेक्शन होगा, तभी हम एफ इनवर्स निकाल पाएंगे।
तो ये काम हमने क्लास 11 में अच्छी तरह से किया हुआ है कि यहाँ पर बहुपद फलन जो होता है वो एक एक ही आच्छादक होता है आर में, वास्तविक संख्याओं में, और ये आप लोग निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है ना। क्लास 11 में सब कुछ किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स जो होगा वो एफ जो है वो एक एक ही आच्छादक होगा, है ना। एफ एक्स बराबर 4x+3 है तो एक एक ही आच्छादक है, ये आप लोग निकाल सकते हो एक एक की परिभाषा से और आच्छादक की परिभाषा से। अब देखिए ये एक एक ही आच्छादक है तो एफ इनवर्स निकलेगा। अब हम एफ इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास में एफ एक्स बराबर 4x+3 है, उसी तरह से एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए एफ एक्स बराबर हमारे पास में 4x+3 है तो हमने इसके बराबर मान लिया y। अब एक डायग्राम हम बनाएंगे, उस डायग्राम से समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर रियल नंबर का सेट ही है आर, एफ जो है वो आर से आर में डिफाइन है, और एक्स जो है वो यहाँ पर आर से बिलोंग करता है डोमेन से, तो यहाँ पर एक्स डोमेन में होगा एफ के डोमेन में, और एफ के को डोमेन में कौन होगा, वाई होगा, है ना। तो वाई बराबर 4x+3 है, तो ये एफ के को डोमेन में हो गया। एफ इनवर्स हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर वाई जो है वो एफ इनवर्स के डोमेन में होगा, और एक्स जो है उल्टा करेंगे ना, और एक्स जो है वो को डोमेन में होगा ना। अब देखिए हमारे पास में एक्स के बराबर में एक्स का जो रिलेशन है वो वाई के साथ में एफ में, है ना, और एफ एक्स बराबर हमारे पास में 4x+3। जिस तरह से एफ एक्स बराबर हमारे पास में 4x+3 है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, उसी तरह से हमें पता है कि एक्स एफ के लिए डोमेन से, एफ इनवर्स के लिए वाई जो वो डोमेन से, तो वाई के बराबर भी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ना कि हम एफ इनवर्स वाई के बराबर में वाई के रूप में वैल्यू लेकर आए, है ना। तो एफ इनवर्स वाई के बराबर ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, और वो एक्स के बराबर होगी। कैसे होगी एक्स के बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर हमारे पास में वाई है और हमें एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो एफ को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो गया। तो ये हमारे पास में एफ इनवर्स के रूप में वैल्यू आ गई। तो अब इसके बराबर होगा क्या, है ना, जिस तरह से हमारे पास में एफ एक्स बराबर 4x+3 है कि हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करें, जैसे 1 पुट करें तो हमारे पास में 4 × 1 + 3 7 आ जाए, तो 1 का रिलेशन 7 के साथ में होगा। उसी तरह से एफ इनवर्स में हमारे पास में y बराबर कुछ तो होना चाहिए कि हम y की जगह 1 2 कुछ भी पुट करें तो हम यहाँ पर वो वैल्यू रख सकें। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 4x+3 बराबर y है, और हमें पता है कि एफ इनवर्स की जो वैल्यू वो x के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, है ना, और x बराबर यहाँ से क्या आएगा, y - 3/4। 3 को लेकर आए राइट हैंड साइड में -3, 4 का लग गया भाग, और हमें पता है कि x पहले से ही एफ इनवर्स y के बराबर है। तो अब हमारे पास में वो वैल्यू जो है वो आ चुकी है ना, और x जो यहाँ से हट जाएगा, और एफ इनवर्स y बराबर y - 3/4 हमारे पास में आ गया। अब y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 3/4 वैल्यू आ जाएगी। 7 पुट करेंगे तो 7 - 3/4 1 आ जाएगा ना, तो 7 का रिलेशन 1 के साथ में हो गया। जैसे 1 का रिलेशन 7 के साथ में था, 7 का रिलेशन 1 के साथ में हो जाएगा एफ इनवर्स में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी एफ इनवर्स y बराबर y - 3/4, और ये x के बराबर भी होगी ना। तो ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से एफ एक्स बराबर 4x+3 है, उसी तरह से एफ इनवर्स में एफ इनवर्स y के बराबर में भी कोई वैल्यू होनी चाहिए y के रूप में, वो यहाँ से आएगी। इस तरह से हमें निकालनी है, प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम हमें करना होगा। और अब हम एफ इनवर्स जो वो फंक्शन है, तो अगर हम y हटाएं, क्योंकि y तो चर है और y की जगह हम x भी पुट कर सकते हैं, है ना, दूसरा चर ले सकते हैं x, तो x के रूप में हम रखना चाहें तो एफ इनवर्स x की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखें कि एफ इनवर्स x निकालिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो y की जगह हमें यहाँ पर x पुट करना होगा, और आगे भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, केवल इस चैप्टर में नहीं और भी चैप्टर्स में इस तरह से हम पुट करेंगे y की जगह x। तो एफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह हमने x पुट किया तो x - 3/4, और ये होगा हमारे पास में एग्जैक्ट एफ इनवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर एफ इनवर्स आर से आर में डिफाइन होगा। क्लियर है जी। तो इसके बाद में हम देखेंगे प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना।
और एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, क्या है कि f व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो वह एकेकी आच्छादक है, तो वह एकेकी आच्छादक है। ठीक है जी। और एकेकी आच्छादक है, और एकेकी आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब आपको पता है, उसका प्रतिलोम फलन हम निकाल सकते हैं। और एकेकी आच्छादक है, बाइजेक्शन फंक्शन है ना, बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल है, तो व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब यहाँ पर सीधा सा यही है कि इसका प्रतिलोम फलन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो थ्योरम के रूप में, प्रमेय के रूप में दी हुई हैं। और आपको पता है कि ये चैप्टर जो है ये 3 नंबर का आता है ना, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 नंबर के आते हैं। तो अगर यहाँ पर थ्योरम नहीं आती है एग्जाम में, तो कम से कम इनका जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो हमें क्वेश्चन में ज़रूर काम में आएगा। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को कम से कम याद जरूर रखना है। थ्योरम का प्रमाण आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कथन आप लोग ज़रूर याद रखें। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रमाण देते हैं हम। एक एकेकी आच्छादक फलन हमें लेना है, और ये कह रहा है कि उसका प्रतिलोम जो वो अद्वितीय है, यूनिक है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो, केवल और केवल वही एक हो। ठीक है ना। तो एफ ए से बी में हमने फंक्शन लिया, एकेकी आच्छादक फलन लिया, और अब हमें सिद्ध करना होगा एफ का प्रतिलोम केवल एक है। तो देखिए प्रमाण देते हैं इसका। हमें यहाँ पर एक सिद्ध करना है, उसके लिए हम कम से कम 2 ले लेते हैं, है ना। तो जी बी से ए और एच बी से ए, 2 प्रतिलोम हमने ले लिए एफ के। एफ के 2 प्रतिलोम हैं, 2 प्रतिलोम हैं। ठीक है जी। और ये आपको याद रखना है कि एफ एकेकी आच्छादक है। एकेकी आच्छादक की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे पास में एफ है, ठीक है जी, ए से बी में डिफाइन है, माफ कीजिए, ए से बी में डिफाइन है। और ए में हमने 2 अवयव ले लिए, x1 x2, बी में हमने अवयव लिया y। जी जो वो बी से ए में इसका प्रतिलोम है, तो यहाँ पर मैंने बी लिया, तो बी से ए में जी डिफाइन होगा, बी में अवयव हमारे पास में y है। एच बी से ए में डिफाइन है, तो ये मैंने एच ले लिया, और ए में हमारे पास में x1 x2 है। ठीक है जी। अब देखिए y बी से बिलोंग करता है, और x1 x2 बिलोंग करते हैं ऐसे। जी और एच दोनों अलग अलग प्रतिलोम ये हमने लिए हैं। तो अगर ये मान लूँ मैं कि जी में y का जो प्रतिबिंब है वो x1 है, तो h में मैंने इसको x2 ले लिया। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रतिलोम हैं, तो अवयव भी अलग अलग होंगे ना। तो अब हमारे पास में जी वाई बराबर क्या होगा कि y का रिलेशन x1 के साथ में है, तो जी वाई बराबर हमारे पास में होगा x1। और हमें पता है कि g जो है वो प्रतिलोम है किसका, f का। तो प्रतिलोम है तो मैं g को लिख सकता हूँ f इनवर्स, क्योंकि f का प्रतिलोम है, तो f इनवर्स y बराबर x1 होगा। और f को लेकर आऊँगा मैं x1 की तरफ, तो f x1 बराबर हमारे पास में y होगा। ठीक है जी, यानी कि x1 का रिलेशन y के साथ में। उसके बाद में इसी तरह से मैं h के लिए लूँ, तो h y बराबर x2 होगा, क्योंकि h जो वो दूसरा हमारे पास में प्रतिलोम फलन है, तो दूसरा अवयव जो है वो इससे संबद्ध होगा। अगर सेम ले लिया तो फिर दोनों वैसे ही सेम हो जाएंगे, तो हमें अलग अलग लेने होंगे ना। अब देखिए एच बी एफ का प्रतिलोम है, तो एफ इनवर्स y बराबर हमारे पास में यहाँ पर x2 होगा, और यहाँ से एफ x2 बराबर y होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए y दोनों सेम आ रहे हैं, एफ x1 बराबर एफ x2 है, तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो एफ x1 बराबर हमारे पास में एफ x2 आ रहा है। ठीक है जी, दोनों वैल्यू जो y के इक्वल हैं। और हमें पता है कि एफ जो है वो क्या है,
एफ एक एक ही है, एफ एक एक ही आच्छादक है तो एक एक ही है ना। और एक एक की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एफ x1 बराबर एफ x2 है तो x1 बराबर x2 होगा। और x1 बराबर x2 है तो ये वैल्यूज़ हमें पता है इक्वल हैं, जी वाई x1 के इक्वल है और x2 जो है वो एच वाई के इक्वल है। और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यहाँ पर y के लिए g और h जो वो इक्वल हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि g बराबर h, ठीक है ना। यानी कि g और h जो वो दोनों एक ही हैं, x1 का रिलेशन y1 y के साथ में, x2 का भी y के साथ में, है ना। और एफ x1 बराबर एफ x2 है, दोनों y के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि g बराबर h होगा। जो यहाँ पर पूरी जो व्याख्या है वो यही कह रही है ना। और ये बराबर हैं तो हम लिखेंगे अतः है f का एक ही प्रतिलोम होगा, केवल और केवल एक ही प्रतिलोम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरे गुणधर्म को, प्रॉपर्टी को देखते हैं, दूसरी थ्योरम को देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि f a से b में एक ही आच्छादक फलन हो तथा f इन्वर्स b से a f का प्रतिलोम फलन हो, इन्वर्स फंक्शन हो, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो ये कथन जो आप लोगों को याद रखना है कि एफ ओ एफ इन्वर्स बराबर आई बी होता है और एफ इन्वर्स ओ एफ कंपोजिट फंक्शन जो है वो आई ए के इक्वल होता है। आई ए आपको पता ही है, आई बी का मतलब है बी सेट में तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। आई ए का मतलब है ए सेट में तत्समक फलन, ठीक है जी। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। प्रूफ नहीं तो कम से कम ये इतना तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है, इनको अलग कॉपी में आप लोग लिख लें, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर कथन हैं जितने भी थ्योरम में, उन सभी को आप लोग अलग से लिख लें क्योंकि वही काम में आएंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए एफ हमारे पास में फंक्शन है, ए से बी में डिफाइन है, एक एक ही आच्छादक है, इसे हम बाइजेक्शन बोलते हैं ना। बाइजेक्शन 1 1 on 2 फंक्शन है। 1 1 on 2 होता है तभी उसका एफ इन्वर्स निकाल सकते हैं हम, ये आपको याद होना चाहिए। एफ इन्वर्स जो वो बी से ए में डिफाइन है, एफ का प्रतिलोम है तो बी से ए में डिफाइन होगा, एफ का प्रतिलोम इन्वर्स फंक्शन है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि एफ ओ एफ इन्वर्स बराबर आई बी और एफ इन्वर्स ओ एफ बराबर आई ए। तो एक डायग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये एफ हमारे पास में है, ए से बी में डिफाइन है और यहाँ पर बी सेट है, ये ए सेट है, तो बी से ए में एफ इन्वर्स डिफाइन होगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम एफ ओ एफ इन्वर्स जो है वो कौन से सेट में डिफाइन है और एफ इन्वर्स ओ एफ कौन से सेट में डिफाइन है वो देख लेते हैं। तो देखिए एफ ओ एफ इन्वर्स की बात हो रही है, एफ इन्वर्स लास्ट में है तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो एफ इन्वर्स बी से ए, उसके बाद में एफ लिखेंगे ए से बी। तो यहाँ पर देखिए एफ ओ एफ इन्वर्स कौन से सेट में डिफाइन होगा, एफ इन्वर्स लास्ट में, तो इसका कोडोमेन और एफ का डोमेन यहाँ पर इक्वल या सबसेट होना चाहिए, तो है इक्वल, तो बी से बी में डिफाइन होगा, बी से बी में। इसी तरह से हम एफ इन्वर्स ओ एफ की बात करें, ये बी से बी में डिफाइन होगा, उसी कंडीशन में हमारे पास में आई बी जो बी से बी में डिफाइन है वो आएगा, ठीक है ना। तो एफ इन्वर्स ओ एफ की बात करें तो एफ यहाँ पर लास्ट में है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो एफ ए से बी, ये नहीं लिखेंगे सीधा आप लोग बता सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और एफ इन्वर्स बी से ए। तो उस कंडीशन में एफ इन्वर्स ओ एफ जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, बी बी इक्वल हो गया तो ए से ए में, है ना, ए से ए में परिभाषित है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ए में कोई अवयव हमारे पास में अगर ए है स्मॉल ए और बी में कोई अवयव स्मॉल बी है तो हमें पता है कि एफ ए बराबर बी होगा, है ना, क्योंकि एफ से एफ फंक्शन हमारे पास में है तो एफ ए बराबर बी होगा। इसका हम उल्टा लेंगे एफ इन्वर्स के लिए, तो यहाँ पर बी जो है उसके बराबर में यहाँ पर क्या आएगा कि ए बराबर हमारे पास में हो जाएगा। देखिए इसको यूँ समझाता हूँ मैं कि एफ ए बराबर बी है तो ए बराबर एफ इन्वर्स बी, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखनी होगी ना। तो हम लिखेंगे कि यदि एफ ए इक्वल्स टू बी तो उस कंडीशन में एफ इन्वर्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स बी इक्वल्स टू ए होगा, और यहाँ पर ए बिलोंग्स टू
कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है जी, ये अद्वितीय अवयव जो वो विद्यमान होगा, ए के लिए बी और बी के लिए ए, क्योंकि एफ एक की आच्छादक है ना, तो उस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं एफ ओ एफ इनवर्स की। एफ ओ एफ इनवर्स बी से बी में डिफाइन है, बी में जो अवयव है वो हमारे पास में है स्मॉल बी, तो ये हमें लेना होगा। तो यहाँ पर इसको हम अलग करेंगे, तो आपको पता है अलग करने का तरीका, ये एफ अलग होगा और ओ की जगह बड़ा कोष्टक, एफ इनवर्स बी साथ में हो जाएंगे। ठीक है जी, एफ इनवर्स बी की जो वैल्यू हमारे पास में ए है, तो हम इसकी जगह ए पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ ए। एफ इनवर्स बी की जगह ए पुट किया तो एफ ए हो गया, एफ ए बराबर हमारे पास में बी है, तो वापस हमारे पास में क्या आएगा, बी आएगा। तो हमारे पास में एफ ओ एफ इनवर्स बी के बराबर बी आ गया। इसका मीनिंग क्या है, एफ ओ एफ इनवर्स एक फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने तत्समक फलन देखा हुआ है, तत्समक फलन आई है ना, और अगर आई जो है वो बी से बी में डिफाइन है, बी से बी में डिफाइन है, तो उस कंडीशन में अगर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है ना, यानी कि कैपिटल बी सेट में से कोई अवयव बी है, तो आई बी बराबर क्या होगा, वापस बी आता ना, स्वयं के साथ में रिलेशन होता है। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ तत्समक फलन में, आइडेंटिटी फंक्शन में, कि बी से बी में डिफाइन है आई ए, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, तो बी का रिलेशन बी के साथ में होना चाहिए, दूसरे अवयव के साथ में नहीं। तो तत्समक फलन में आई बी बराबर बी आ जाता है ना, वापस वही वैल्यू आ जाती है। यही बात यहाँ पर आ रही है, बी की जगह यहाँ पर देखिए वापस बी आ गया है ना, बी हमने अवयव लिया था और बी हमारे पास में आ गया, और इसका सीधा से मीनिंग यही होगा। इसलिए एफ ओ एफ इनवर्स बराबर साथ में बी है, तो बी को भी ले लेते हैं, बराबर आई बी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ ओ एफ इनवर्स आई बी आ रहा है ना, तो आई जो वो बी से बी में डिफाइन होगा, तो एफ इनवर्स एफ ओ एफ इनवर्स बराबर बी को हम स्मॉल बी को हटा देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, स्मॉल बी तो स्वेच्छ चर है, ध्यान रखें, है ना, फ्री वेरिएबल है, तो उसको हम हटाएंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू हो जाएगी, और ये एक प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम एफ इनवर्स ओ एफ लें, एफ इनवर्स ओ एफ लें, तो एफ जो है, एफ इनवर्स ओ एफ जो है वो ए से ए में डिफाइन है, ए में जो अवयव है हमारे पास में वो स्मॉल ए है, तो हमें स्मॉल ए लेना होगा। ये हमने स्मॉल ए लिया, अब हम खोलेंगे कंपोजिट फंक्शन को, तो एफ इनवर्स एफ ए होगा। एफ ए बराबर आपको पता ही है वैल्यू क्या होती है, एफ ए बराबर बी है, तो एफ इनवर्स बी हो जाएगा। एफ इनवर्स बी जो है उसकी वैल्यू ए है, तो इसकी जगह हम ए पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास में क्या आया, एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर ए, तो ए का रिलेशन ए के साथ में हो गया ना, इसका मतलब ये है, और ऐसा होता है तो आपको पता है वो तत्समक फलन होता है। तो एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर आई ए, आई ए यहाँ पर तत्समक फलन है, और यहाँ से हम कहेंगे कि एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए। ठीक है जी, और साथ में आप लिख दीजिए कि आई ए से ए में तत्समक फलन है, तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि आई बी बी से बी में तत्समक फलन है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में प्रूफ होगा। तो कम से कम स्टेटमेंट जरूर ध्यान में रखें, थ्योरम अगर नहीं आती है तो ये स्टेटमेंट जो है वो जरूर काम में आएगा, तो इसको याद रखना ही रखना है। तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो यहाँ पर तीसरी थ्योरम निकल कर आएगी प्रॉपर्टी नंबर 3 से। थ्योरम क्या है, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक होता है। तो ये कथन आप लोगों को याद रखना ही रखना है, प्रमाण याद ना रहे तो। प्रमाण हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए एक ही आच्छादक फलन की बात हो रही है। एफ हमने एक फलन लिया है, फंक्शन लिया, ए से बी में डिफाइन है, एक ही आच्छादक है, और इसका प्रतिलोम एक ही आच्छादक है तो प्रतिलोम होगा, वो हमने मान लिया जी है, बी से ए में डिफाइन है, एफ का प्रतिलोम है।
तो हमें सिद्ध क्या करना होगा कि जो प्रतिलोम है वो एकेकी आच्छादक होना चाहिए। तो जी जो है वो प्रतिलोम है, तो ये जी एकेकी आच्छादक होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रमाण हम देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, अगर जी प्रतिलोम है तो जी हमें पता है, अगर A1 और A2 हमने A1 A2 कैपिटल A सेट से लिए और B1 B2 हमने कैपिटल B सेट से लिए, ठीक है जी। तो जी के प्रांत B की हम बात करें तो उसमें अगर दो अवयव B1 B2 हैं, उनका रिलेशन A1 B1 का A1 के साथ में है, B2 का A2 के साथ में है, तो इसका उल्टा डेफिनेटली हमें पता है कि F एकेकी आच्छादक है, तो B1 A1 का B1 के साथ में है ना, उल्टा सुल्टा तो होता ही रहता है इसमें प्रतिलोम और फलन में। तो अगर हम यहाँ पर यूँ कहें कि जी B1 बराबर B1 का रिलेशन A1 के साथ में है, तो G1 B1 बराबर A1, जी जो वह F का इन्वर्स फंक्शन है, तो F इन्वर्स B1, जी की जगह हमने F इन्वर्स ले लिया, तो जी B1 बराबर A1 होगा। F इन्वर्स को लेकर आएंगे इधर, तो B1 बराबर हमारे पास में F A1 होगा, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद में इसी तरह से जी B2 की बात करें तो जी B2 बराबर A2, और जी हमें पता है F इन्वर्स है, तो F इन्वर्स B2 बराबर A2, और यहाँ से हम कहेंगे F इन्वर्स को लेकर आएंगे A2 की तरफ, तो F A2 या फिर B2 बराबर F A2, B2 यहाँ पर अकेला रहेगा तो B2 बराबर F A2, ठीक है जी। अब हमें जी को अगर एक एक की प्रूफ करना है, जी को एक एक की प्रूफ करना है ना, तो B1 B2 जो हैं वो दो अवयव हमने इसके प्रांत से डोमेन से में लेने होंगे, और अगर हमारे पास में जी B1 बराबर जी B2 है, और उस कंडीशन में अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि B1 बराबर B2 होगा, तो एक एक ही होगा जी, सीधी सी बात है ना। एक एक ही में हमने देखा हुआ है कि दो अवयव हम लेते हैं x1 x2 जो डोमेन से बिलोंग करते हैं, और f(x1) बराबर f(x2) है, तो उस कंडीशन में x1 बराबर x2 हो गया, तो हमारे पास में वो फलन जो वो एक ही होता है, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर होगी। तो अब हमें प्रूव करना है B1 बराबर B2। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि जी B1 बराबर क्या है, A1 है ना, तो जी B1 की जगह हमने लिख दिया A1। जी B2 बराबर क्या है, A2 है, तो जी B2 बराबर हमने लिख दिया यहाँ पर A2, क्लियर है। और अगर हमें पता है कि A1 A2 जो वो कैपिटल A से बिलोंग करते हैं ना, कैपिटल A से बिलोंग करते हैं, A1 बराबर A2 है, तो उस कंडीशन में फंक्शन F के लिए B1 बराबर B2 होगा ना, और B1 और B2 क्या है, FA1 FA2, तो यहाँ से हम कहेंगे कि FA1 बराबर FA2, है ना। क्यों? अगर दो अवयव मैंने बताया था एक एक की में कि दो अवयव अगर बराबर हैं तो उस कंडीशन में FA1 बराबर यहाँ पर FA2 होगा। ये बात मैंने बताई थी कि सारे फंक्शन में लागू होती है, और F तो वैसे भी यहाँ पर एक एक ही है ना, तो इसमें तो लागू होनी है। ये बात जो थी ये विरोधाभास था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था एक एक की फलन में, और साथ में बताया था कि ये बात सभी में लागू होती है ना। लेकिन F तो पहले से ही हमारे पास में क्या है, एक एक ही है, तो उसमें तो लागू होनी है ना, तो FA1 बराबर FA2 होगा ही होगा। और FA1 जो हमें पता है B1 के बराबर है, FA2 जो वो B2 के बराबर है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि B1 बराबर है B2, FA1 की जगह B1 पुट कर दिया, FA2 की जगह B2 पुट कर दिया, और इस बात को एक साथ लिखेंगे तो GB1 बराबर GB2 है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आया, B1 बराबर B2, अतः F माफ कीजिए, अतः G एक एक ही है, क्लियर है। फिर से समझा देता हूँ क्या किया है। B1 B2 दो अवयव हमारे पास में है जो G के डोमेन B में से हैं, तब हमें प्रूफ करना होगा कि यदि G B1 बराबर G B2 है तो B1 बराबर B2 होना चाहिए। G B1 जो है वो पहले से हमारे पास में A1 के इक्वल है, क्योंकि ये F का प्रतिलोम है, तो G B1 की जगह हमने A1 ले लिया। G B2 A2 के बराबर है, A2 ले लिया, ठीक है जी। तो हमें पता है कि A1 बराबर A2 है, तो A1 A2 कहाँ से आ रहे हैं, F1 फंक्शन F के डोमेन से आ रहे हैं, और A1 बराबर A2 है, तो FA1 बराबर FA2 होना ही होना है, प्रत्येक फलन में होता है, और वैसे भी यहाँ पर F तो एक एक ही है, इसमें तो डेफिनेटली होगा। तो FA1 बराबर FA2 है, FA1 B1 के बराबर है, FA2 B2 के बराबर है, ये हमने पुट कर दिया, तो ये एक एक ही हो गया। अब बात करें हम आच्छादक की, तो हमें ये बात तो पहले से पता है कि F जो आच्छादक है,
चूँकि एफ आच्छादक है, और आच्छादक होने का मतलब क्या है कि कोडोमेन में बी में अगर कोई अवयव बी है, स्मॉल बी, तो उसके लिए एक अवयव ए एग्जिस्ट करता है। और ये एग्जिस्ट किस प्रकार करता है? इस प्रकार है कि एफ ए बराबर बी। ठीक है जी, एफ आच्छादक है तो ये कंडीशन हमने सीखी हुई है, हमको पता है। अब अगर जी आच्छादक है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि इसका उल्टा प्रूव करना होगा ना, सारी चीज़ें हमें उल्टी लेनी होंगी। तो यहाँ से देखिए एफ ए बराबर बी है, एफ ए बराबर बी है, तो एफ इन्वर्स बी बराबर क्या होगा? ए होगा। एफ इन्वर्स करेंगे तो एफ इन्वर्स बी बराबर ए होगा। एफ इन्वर्स जो वो जी के बराबर है, जी बी बराबर हमारे पास में ए आ गया। तब हम लिखेंगे, तब ए बिलोंग्स टू ए के लिए जी में, ये जी फंक्शन की बात हो रही है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी है, तो हमें प्रूफ करना होता है कि जी बी बराबर ए, और ये हमने पहले प्रूफ कर दिया यहाँ पर, है ना। इस प्रकार है कि जी बी बराबर ए, ठीक है ना। और ये इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं इक्वल है ना, इसलिए यहाँ पर ये हमने लिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि जी आच्छादक है। आच्छादक एक की ये सब कुछ आप लोग क्लास 11 में अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, तो और अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लीजिए, और दोबारा क्लास 11 की क्लासें जो है वो आप लोग जो वीडियोज हैं वो देख लीजिए। जी आच्छादक है, तो जी एक की है, आच्छादक है, तो एक की आच्छादक हो गया। क्लियर है। अब देखिए इन्वर्स फंक्शन की लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट थ्योरम यहाँ पर है। यदि फलन f और g दो एक की आच्छादक फलन हैं कि संयुक्त फलन GOF परिभाषित हो, तो GOF का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा तथा GOF का होल इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स और g इन्वर्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये आपको याद रखना है कि GOF का इन्वर्स जो है वो f इन्वर्स और g इन्वर्स के इक्वल होगा। दोनों ये कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पर ये हम प्रूव करेंगे। दो बातें हमसे प्रूव करवा रहा है कि GF का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे होगा देखिए, दो फलन हम ले रहे हैं f और g। f ले रहा हूँ मैं यहाँ पर a से b में डिफाइन है, g जो उसे हमें b से c में डिफाइन लेना ताकि हम GOF को परिभाषित कर सकें। तो दो एक की आच्छादक फलन है, तो GOF जो वो a से c में डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर f का कोडोमेन और g का डोमेन दोनों इक्वल हैं, तो a से c में डिफाइन हो जाएगा। अब हमने एक थ्योरम सीखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, दो एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक की आच्छादक होता है ना, ये हमने सीखा हुआ है। तो दो फलन हमारे पास में f g हैं, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है GOF वो भी एक की आच्छादक होगा अगर परिभाषित है। तो यहाँ पर परिभाषित है तो GOF भी एक की आच्छादक होगा, है ना। तो हम लिखेंगे इस थ्योरम से कि GOF एक की आच्छादक है, एक की आच्छादक है। और अगर GOF एक की आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, तब GOF इन्वर्स भी विद्यमान होगा। और ये विद्यमान होगा तो कौन से सेट में विद्यमान होगा? GOF जो वो A से C में है, तो GOF इन्वर्स C से A में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, C से A में परिभाषित होगा। ठीक है जी, तो एक तो प्रूव हो गया कि हमसे ये प्रूव करवा रहा था कि GOF का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, तो विद्यमान है। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों वैल्यूज जो हैं इस पे हम डिस्कस करते हैं, इनको हमें इक्वल करना है, ठीक है ना। तो इक्वल करना है तो GOF इन्वर्स तो हमारे पास में आ गया C से A में, लेकिन अभी तक F इन्वर्स और G इन्वर्स नहीं आया। तो देखिए F जो है वो A से B में डिफाइन है, हमें पता है, तो यहाँ पर F इन्वर्स जो आपको पता है B से A में डिफाइन होगा, ठीक है जी। इसी तरह से G जो वो B से C में डिफाइन है, तो हमारे पास में G इन्वर्स जो है वो C से B में डिफाइन हो जाएगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, C से B में डिफाइन हो गया। और इन दोनों से हम कह सकते हैं कि इन दोनों से हम कंपोजिट फंक्शन तैयार करें F इन्वर्स और G इन्वर्स, तो कौन से सेट में डिफाइन होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, G इन्वर्स यहाँ पर लास्ट में है, तो G इन्वर्स को पहले लेंगे, इसका कोडोमेन F के डोमेन के इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, तो यहाँ पर C से A में डिफाइन होगा ना, जो लास्ट में उसी का डोमेन, तो C से
ए में ये डिफाइन हो जाएगा। ऊपर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, अगर लाइन में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा हो तो, कि जी इनवर्स सी से बी है, एफ इनवर्स बी से ए है। जो लास्ट में होता है यहाँ पर वो हम पहले लिखते हैं ना, अब हमें पता चल जाएगा सी से ए में डिफाइन होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख के भी चेक कर सकते हो। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जो वो सी से ए में डिफाइन हो गया, और जी ओ एफ का इनवर्स जो है वो भी सी से ए में, तथा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स दोनों ही कंपोजिट फंक्शन है, ये भी सी से ए में परिभाषित है, ठीक है जी। क्योंकि ये दोनों ए सेम सेट में परिभाषित होने ज़रूरी है इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ऐसा हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम 3 अवयव लेते हैं, हमारे पास में 3 सेट हैं। देखिए यहाँ पर ए, बी और सी, ये तीनों सेटों पे सारा काम हो रहा है यहाँ पर, है ना, जो भी फंक्शन बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लूँगा कि ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ये मैं इस प्रकार ले रहा हूँ कि किस प्रकार ले रहा हूँ, इस प्रकार है कि एफ ए, एफ के रेंज का अवयव जो है वो बी में होगा और बी से बिलोंग करता है स्मॉल बी, तो एफ ए बराबर बी मैंने ले लिया। इसी तरह से स्मॉल बी जो बी से आ रहा है और बी जो वो जी का डोमेन का सेट है ना, तो जी बी बराबर हमारे पास में हो जाएगा सी, ठीक है ना। इस प्रकार हमने ले लिए। अब हमें पता है कि हमें जी ओ एफ इनवर्स निकालना, तो हमें जी ओ एफ जो है वो देखना पड़ेगा। तो जी ओ एफ देखिए कौन से सेट में डिफाइन था, जी ओ एफ इनवर्स जो वो सी से एम है, तो जी ओ एफ हमें पता है ए से सी में डिफाइन होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जी ओ एफ ए से सी में डिफाइन है, तो ए में से हमें अवयव लेना है और ए में से स्मॉल ए लेंगे इसके लिए, क्योंकि इसका डोमेन जो है जी ओ एफ का वो ए है, तो हम ए में से स्मॉल ए लेंगे और यहाँ से जी एफ ए हो जाएगा और एफ ए बराबर हमारे पास में बी है ना, तो ये जी बी हो गया, जी बी बराबर हमारे पास में सी है। तो जी ओ एफ ए बराबर हमारे पास में क्या आया, सी आया, यदि हमारे पास में एफ ए बराबर बी, जी बी बराबर सी है तो उस कंडीशन में, ठीक है जी। और यहाँ से हम इन्वर्स की बात करें तो जी ओ एफ को लेकर आएंगे सी की तरफ, तो जी ओ एफ इन्वर्स सी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सी आपको पता है कैपिटल सी से यहाँ पर बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो कैपिटल सी में से कोई अवयव, चर अवयव हमने लिया है और उसके लिए जी ओ एफ इन्वर्स सी जो है वो ए के बराबर है। अगर हम इसी अवयव के लिए, क्योंकि यहाँ पर एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स जो है वो भी, उसका डोमेन जो है वो भी क्या है, सी ही है ना, तो सी में से स्मॉल सी हम लेंगे और उसके लिए अगर हम वैल्यू ए लेकर आ जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, चूंकि हमें पता है कि एफ ए बराबर हमारे पास में क्या है, बी, तो एफ इन्वर्स बी बराबर हमारे पास में क्या होगा, ए। एफ को लेकर आए राइट हैंड साइड में, एफ इन्वर्स बी बराबर ए। इसी तरह से जी बी बराबर हमारे पास में सी है, तो जी इन्वर्स सी बराबर हमारे पास में क्या होगा, बी होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको हमने मान लिया थर्ड। अब बात करते हैं हम कंपोजिट फंक्शन एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स की। तो यहाँ पर एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स का डोमेन क्या वो हमें देखना होगा, डोमेन जो हमारे पास में वो है सी, ठीक है ना। तो सी में से स्मॉल सी हम लेंगे, डोमेन में से लेते हैं ना अवयव, स्मॉल सी हमने ले लिया और यहाँ से हम कंपोजिट फंक्शन कंसेप्ट को यहाँ पर उठाएंगे तो एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स सी हो जाएगा। जी इन्वर्स सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, स्मॉल बी है, तो एफ इन्वर्स के साथ में स्मॉल बी आ जाएगा और एफ इन्वर्स स्मॉल बी जो है वो स्मॉल ए के इक्वल है, एलिमेंट ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ जाती है एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स सी इक्वल्स टू ए। ये इक्वेशन नंबर अगर हम 4 मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट और 4 दोनों में देखिए इक्वल में ए आ रहा है, दोनों ए के इक्वल हैं। तो जी ओ एफ इन्वर्स सी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सी इज इक्वल टू ए, इक्वेशन 1/4 से, ठीक है ना। और यहाँ से हम ये चर जो है हटा दें,
तो हमारे पास में क्या रिजल्ट मिलेगा, GOF इनवर्स इक्वल्स टू F इनवर्स ओ G इनवर्स, और ये हो गया प्रूफ। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, सीधा अगर ना बने थ्योरम से तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान रखें। तो कम से कम स्टेटमेंट जो है, कथन जो वो आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। और अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, द्विआधारी संक्रिया जो है वो सीखेंगे। क्लियर है जी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और पीछे के दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखें तो ऊपर एक निशान पे क्लिक करके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उससे हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने वाले का, और जल्दी वीडियोज़ आते हैं, आपको पता ही है। तो शेयर सभी को करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले साल की मैं बात करूं तो 9 लाख से ऊपर ऐसे बच्चे थे 12th क्लास में, ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो। और हमारे सब्सक्राइबर आपको पता ही है 6,500 सब्सक्राइबर हैं। तो 9 लाख में से 6,500 जुड़े हैं, उनमें भी 11th के भी बच्चे हैं, तो कुछ भी नहीं जुड़े हैं, है ना। तो सभी को शेयर करोगे, सभी को पता चलेगा, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को सभी को शेयर करो, सबको समझने दो, फ्री एजुकेशन का लाभ सबको मिले। थैंक यू सो मच।